इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक क्रोनोलॉजी दैट इज़ टाइम और दूसरा ज्योग्राफी दैट इज़ स्पेस। तो हिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हिस्ट्री इज़ द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट क्या क्या हैं, या बेसिकली इन जनरल साउथ एशिया के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो साउथ एशिया में अपने पास है इंडिया ऑफ कोर्स, उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वेस्टर्न साइड में है, फिर उसके बाद नॉर्थ साइड में है अपने पास नेपाल, ईस्टर्न साइड में है अपने पास भूटान, बांग्लादेश, और साउथ में है अपने पास श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है। तो बेसिकली ये 8 कंट्रीज़ मिलके साउथ एशिया बनाती हैं। अब हम जाते हैं हिमालयाज़ पे। तो हिमालयाज़ की अगर हम लेंथ देखें तो ये है 2560 किलोमीटर के बराबर, और इसका ब्रेड्थ देखें अगर हम एवरेज ब्रेड्थ वो है 240 से 320 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयाज़ डिस्कस करते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक्स। ठीक है। अब कुछ मेजर रिवर्स देख लेते हैं। मेजर रिवर्स, सबसे मेजर जो है वो है इंडस। ठीक है। अब इंडस के बाद अपने पास है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो झेलम और इंडस के बीच में है अपने पास सिंध सागर दोआब। दोआब का क्या मतलब हुआ? दोआब मतलब दो वाटर बॉडीज़ के बीच का जो पोर्शन है उसको दोआब कहते हैं। तो इंडस और झेलम के बीच में हो गया सिंध सागर दोआब। फिर उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में है जेच दोआब या फिर चल दोआब नाम है। फिर उसके बाद चेनाब और रावी के बीच में है अपने पास रचना दोआब। ठीक है। फिर उसके बाद रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब, और ब्यास और सतलुज के बीच में है बिश्त दोआब। अब हम ईस्टर्न हिमालयाज़ को अगर देखें, अब सबसे पहले अपने पास नेपाल में देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद मकालू है और कंचनजंगा है। कंचनजंगा बेसिकली बिल्कुल ही इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। फिर कुछ हिल्स देख लेते हैं। सबसे पहले दाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद पटकई बम, फिर नागा हिल्स, फिर उसके बाद लुशाई हिल्स इसको मीज़ो हिल्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने पास है मेघालय में गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली हिमालयाज़ का? हिमालयाज़ की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले हिमालयाज़ एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर्स। नेचुरल बैरियर किसके लिए? साइबेरियन और आर्कटिक विंड्स जो है ना, उनकी वजह से अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया रिलेटिवली काफ़ी ठंडा होता। हाई माउंटेन्स हैं तो उसकी वजह से दीज माउंटेन्स एक्ट्स एज अ बैरियर। तो उसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया में एक टेम्परेचर जो रहता है ना, सिर्फ हिमालयाज़ की वजह से। फिर उसका दूसरा, फॉरेन इन्वेजन्स के अगेंस्ट भी हिमालयन एक्ट्स एज अ बैरियर। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि हिमालयाज़ में पासेस हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स फिर भी पॉसिबल हो पाया है इन पासेस की वजह से। जैसे बोमडिला पास हो गया, जोजिला पास हो गया, नाथुला पास हो गया, और भी मतलब हिमालयाज़ में बहुत सारे पासेस हैं, हम डिस्कस करेंगे कभी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ईस्टर्न हिमालयाज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पे थिक फॉरेस्ट है। तो थिक फॉरेस्ट की वजह से दैट एरिया इज़ अंडर रिलेटिव आइसोलेशन, और प्लस ईस्टर्न साइड से कोई अटैक्स वगैरह भी नहीं होते हैं। मतलब फॉरेन इन्वेजन्स के चांसेस नॉर्थ साइड से तो पहले ही नहीं थे और ईस्टर्न साइड से भी नहीं है।
उसका दूसरा ज्योग्राफिकल फीचर है गैंगेटिक प्लेन्स या इंडस गैंगेटिक प्लेन्स। तो ये इंडस प्लेन्स में अपने पास है हड़प्पन सिविलाइजेशन, गंगा के प्लेन्स पे है अपने पास वैदिक सिविलाइजेशन, और फिर इस तरफ ईस्टर्न इंडिया साइड में ट्राइबल्स हैं। बेसिकली ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये सारा ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का? सबसे पहली बात तो कि ये काफ़ी फर्टाइल हैं और प्रोडक्टिव ग्राउंड्स हैं। तो फर्टाइल और प्रोडक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि जो मेजर पॉपुलेशन को बेयर करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा रही है। कुछ टाइम बाद काफ़ी सारी जो मेजर सिटीज़ हैं वो सारी इस रीजन में आ जाती हैं। फिर रिवर्स क्या हुआ? रिवर्स एक्टेड एज आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। जिसकी वजह से इस रीजन में काफ़ी प्रोस्पेरिटी बढ़ी है। उसका थर्ड पॉइंट क्या है? दिल्ली नॉर्मली कैपिटल था, तो अब जो लड़ाई होनी है वो कैपिटल के आसपास ही होएगी। मतलब मेजर जो सेना वगैरह रहती है वो कैपिटल में ही रहती है किसी भी चीज़ उसके। तो दिल्ली के आसपास लड़ाई का रीजन कौन से हुए? जैसे कुरुक्षेत्र हो गया अपने पास, तराई का बैटल हो गया, पानीपत का बैटल हो गया। अब विंध्यास के साउथ वाला जो रीजन है उस वो बेसिकली पेनिनसुलर रीजन में आता है। फिर अपने पास यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है और इस तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स में क्या हुआ है, जो गोवा के ऊपर वाला रीजन है उसको कोंकण कहते हैं, ये कर्नाटका के पास वाले रीजन को कन्नड़ा कहते हैं, और केरला वाले रीजन को मालाबार कहते हैं। ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्ट पे क्या हुआ है? वेस्टर्न कोस्ट का मेजर सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ से रोमन ट्रेड और अफ्रीका के साथ ट्रेड, और ईस्टर्न कोस्ट में कनेक्शंस थे इंडो चाइना, दैट इज़ ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और फिर उसके बाद इंडोनेशिया। उसके बाद डेक्कन में एक सबसे मेजर चीज़ नोट करने वाली है कि डेक्कन बना है वॉल्केनिक रॉक्स से। वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं वो रिलेटिवली ईजियर टू कट होते हैं एज कम्पेयर टू रॉक्स ऑफ द हिमालयास। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी डेवलप हुआ डेक्कन रीजन में। इनर हिंटरलैंड से पोर्ट्स तक आने के लिए कुछ पासेस देख लेते हैं। सबसे पहले है जुन्नार पास, कन्हेरी पास और कार्डले पास। और ये बेसिकली पोर्ट को ज्वाइन करता था इनर हिंटरलैंड से। उसके बाद एक मेजर पास है पाल घाट पास, जो कि कनेक्ट करता है केरला में पलक्कड़ को और तमिलनाडु में कोयम्बटूर को। बेसिकली ये जो रीजन है कोयम्बटूर से पलक्कड़ का, इसका सिग्निफिकेंस है कि इंडो रोमन ट्रेड में इसका काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस था। मतलब बेसिकली स्पाइस ट्रेड जो होता था, स्पाइस ट्रेड, फिर उसके बाद आइवरी में ट्रेड जो होता था, वो सारे इस रीजन में डोमिनेटेड थे। उसके बाद अगर हम कुछ पोर्ट सिटीज़ देखें तो पोर्ट सिटीज़ में इम्पॉर्टेंट है अपने पास मुजीरिस जो कि केरला में है। उसके बाद अरिकामेदु जो कि पुदुचेरी है, कावेरीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में है, और ममलापुरम जो कि तमिलनाडु में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इसके बीच में अपने पास है रायचूर दोआब। अब रायचूर दोआब बेसिकली जो साउथ में मेजर स्ट्रगल हुए हैं वो इस रायचूर दोआब को कंट्रोल करने के लिए हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल रीजन था। और यहाँ पे सतवाहनास जो कि मेजर एम्पायर है वो सतवाहनास एम्पायर है। उसके बाद कावेरी के फर्टाइल जोन में चोलास का कंट्रोल था मेजर। ठीक है। अब इंडिया बेसिकली इज़ अ प्लेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनी रेसेस।
जैसे सबसे पहले अपने पास आर्यन से पहले अपने पास इंडिया में साउथ इंडिया में द्रविडियंस थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हड़प्पन्स थे और ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्यंस आए सेंट्रल एशिया से होते हुए, तो इंडिया में आके उन्हें इंडो आर्यंस कहने लगे, तो ये रेसेस हो गई। फिर उसके बाद सीथियंस थे, हून इन्वेजन हुआ, टर्क इन्वेजन हुआ, मंगोल इन्वेजन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अब बेसिकली क्या हुआ कि इन सारे रेसेस का इंटरमिंगलिंग जो है वो इंडियन कल्चर में दिखाई देता है। उसके बाद अपने पास है हिंदुइज्म, जैनिज्म डेवलप हुआ, बुद्धिज्म डेवलप हुआ। यूनिक कल्चरल सिंथेसिस। उसके बाद अगर हम देखें मतलब नाम कैसे पड़ा, ठीक है, तो हमने देखा कि संस्कृत में इंडस को सिंधु कहते थे, उसके बाद कि अरेबिक या पर्शियन में हिंद बन गया और ग्रीक लैंग्वेज में ये इंडिया बन गया, ठीक है। अब भारत नाम कैसे पड़ा? भारत बेसिकली एक एंशियंट ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिली थी और ये ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल यूनिटी इंडिया में 2 बार आई है, एक मौर्यंस के टाइम पे, एक गुप्ता के टाइम से। इस पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से क्या हुआ है कि ये इंटरमिंगलिंग जो है ना वो और इजी हो गई है। उसके बाद इंडिया में एक एंशियंट टाइम पे कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था प्राकृत। अशोक इंस्क्रिप्शन जो इशू हुए थे वो सारे वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में है।